नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम वो बात को आगे बढ़ाएंगे। चतुर्थ महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर है। प्यारे बच्चों, हमने बात की थी कि संविधान है वो एक दस्तावेज होता है और उस दस्तावेज का काम है देश का शासन है वो चलाना। शासन किस तरह से है वो चलेगा, कौन कौन सी संस्थाएं होगी, उन संस्थाओं को है वो क्या अधिकार होंगे और किस तरह से वो काम करेंगे, उसके ऊपर हमने बात की। मूल अधिकारों की बात की, फिर हमने चुनाव के ऊपर बात की। आज हम है वो बात कार्यपालिका के ऊपर करेंगे। कोई भी शासन चलाने हेतु है वो सरकार जैसी एक संस्था होती है, वह क्या करेगी, एक देश का है वो शासन चलाने का काम करती है। तो बेसिक सरकार है, उस सरकार के है वो तीन अंग होते हैं। एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। तो कार्यपालिका क्या है, आपसे पूछेगा कि कार्यपालिका क्या है, तो आप एक बात कहोगे कि साहब कार्यपालिका है वो सरकार का अंग है। क्या है, सरकार का अंग है। तो इस बात को मैं यहीं पर ले लेता हूं, सरकार। पहले तो लेंगे बात कि आखिर में है वो सरकार क्या है। ये सरकार है, कोई भी सरकार होगी तो उस सरकार के है वो तीन अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तीन अंग। एक अंग होता है कार्यपालिका, बताऊंगा क्या है कार्यपालिका। एक अंग होता विधायिका और एक अंग होता न्यायपालिका। ये तीन अंग हैं और इन तीनों अंगों से ही मिलकर है वो सरकार बनती है। तो पहली बात आपके जेहन में आती है, आप क्या कहोगे कि सर कार्यपालिका मतलब सरकार का एक अंग है। कार्यपालिका मतलब क्या है? ये सरकार का एक अंग है, सरकार का एक अंग है। और सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के कितने अंग होते हैं? तो आप कहोगे तीन अंग होते हैं। फिर सरकार का एक अंग पहला क्या नाम है? कार्यपालिका। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। कार्यपालिका नाम शब्द को देखोगे तो इसमें पहला शब्द क्या आया हुआ है? कार्य। क्या शब्द आया हुआ है? कार्य। तो ये जो संस्था होगी वो क्या करेगी? देश का शासन चलाने का काम करेगी। देश का शासन चलाना, देश का शासन चलाना। और शासन चलाना है तो किसको लागू करेगी? कानून को लागू करेगी। कानून को लागू करेगी, बस यही इसका काम है। तो कार्यपालिका का मतलब कि एक ऐसी संस्था जो देश को शासन चलाने का कार्य करेगी, शासन प्रशासन चलाएगी। कार्यपालिका क्या करेगी? कानून को लागू करेगी। ठीक बात। ये शब्द जो दूसरा दिया हुआ अंग जिसका नाम है विधायिका, क्या नाम है इसका? विधायिका। और विधायिका में है वो एक शब्द यहां, विधायिका मतलब विधि बनाने का काम। विधायिका मतलब विधि, विधि निर्माण करने वाली संस्था। विधि का निर्माण करने वाली संस्था कौन है? विधायिका होती है। तो आपको पूछा जाएगा विधायिका क्या था, आप कहोगे कि साहब देश में कानून बनाने वाली जो संस्था होती है उसको सरकार का अंग होता है, उसको विधायिका कहा जाता है। और जैसे हमारी यदि विधायिका की मैं बात करूं तो हमारी विधायिका कौन सी है? संसद है। कौन सी है? संसद है। उसके ऊपर मैं अभी है वो बात करता हूं। तीसरी जो संस्था है वो कौन सी है? न्यायपालिका। और इसमें शब्द देखो क्या है? न्याय। तो अब यदि जो कानून लागू किया गया है और जो कानून बनाया गया है इनमें यदि किसी भी तरह का भेदभाव होता है तो या किसी के साथ अन्याय होता है तो ये न्याय प्रदान करने का काम करेगी। न्याय है वो प्रदान करना, विवादों का समाधान करना, निपटारा है वो करना। क्या करना? विवादों का निपटान करना। तो ये तीन संस्थाएं। तो कार्यपालिका क्या एक सरकार का अंग है, तो उसके ऊपर है वो आज हम बात करने वाले। प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे कि कोई भी संस्था है तो वहां पर जो काम करना है, जो नीतिगत निर्णय लेने हैं, किस तरह से है वो व्यवस्था चलेगी। तो इस तरह का जो काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, पदाधिकारी होता है, संस्था होती है, वह प्रशासन का काम करेंगे या प्रबंधन का काम करेंगे। हम स्कूल में अक्सर देखते हैं कि हमारे जो जैसे विद्यालय हैं तो हर विद्यालय का अपना क्या होता है? विद्यालय के भी नियम होते हैं। तो विद्यालय के भी नियम कायदे होते हैं।
नियम कायदे होता है। तो विद्यालय के नियम कायदे क्या है? विद्यालय का संविधान है। ठीक बात है। अब विद्यालय को चलाने हेतु भी है वो संस्था है। विद्यालय को कैसे कैसे चलाएंगे उसके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। एक कार्यपालिका बॉडी है, एक विधायिका बॉडी है और एक है वो न्यायपालिका बॉडी। यानी विद्यालय में भी इसी तरह की संस्थाएं, जैसे कि विद्यालय में है वो काम अक्सर हम देखते हैं। कोई निजी संस्था है, माना कि मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई निजी स्कूल है, तो उस निजी स्कूल में एक आप देखोगे एक तो प्रबंधक है, एक तो प्रबंधक का पद है और एक है वो प्रधानाध्यापक का पद है। प्रधानाध्यापक का पद है। देखो आप, उसी पर मैं कार्यपालिका को अभी लूंगा। तो प्रधानाध्यापक का पद है, तो प्रधानाध्यापक क्या है? स्कूल का वास्तविक मालिक है, जबकि संवैधानिक मालिक कौन है? प्रधानाध्यापक है। सॉरी, प्रबंधक क्या है? स्कूल का वास्तविक मालिक है, उसकी तो स्कूल है, लेकिन संविधान में जो विद्यालय का और सबसे जो ज्यादा पावर किसको है? प्रधानाध्यापक को, हेडमास्टर को है। तो ये क्या है? संवैधानिक मुखिया है। कैसा है स्कूल का? ये संवैधानिक मुखिया है। यानी स्कूल के संविधान के मुताबिक प्रधानाचार्य है, प्रधानाध्यापक है, वही सबसे बड़ा पद है। तो संवैधानिक स्कूल का मुखिया कौन हो जाएगा? जिसमें संविधान ने सारी शक्तियां दी, तो प्रधानाध्यापक को दी। लेकिन वास्तविक कौन है? तो वास्तविक है वो ये होता है, प्रबंधक होता है। उसी तरह देश में कार्यपालिका की है वो बात की जाए तो उस पर है वो एक वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक होती है वो औपचारिक कार्यपालिका। तो वास्तविक कौन सी हो जाएगी? वास्तविक कार्यपालिका की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आएगा और उसकी मंत्री परिषद है वो आएगी। और दूसरा संवैधानिक आता है तो देश का कौन आएगा? राष्ट्रपति है वो आता है। कौन आता है? राष्ट्रपति आता है। इसी से ही वो बात हमारी निकल कर आएगी। तो पुनः है वो हम टॉपिक के ऊपर है वो बढ़ेंगे। क्या थी? कार्यपालिका। तो सरकार का एक अंग है, सरकार को है वो शासन प्रशासन का काम करने, निर्णय लेने हेतु सरकार के एक अंग है जिसका नाम कार्यपालिका, जो निर्णयों को है वो लागू करने का काम करेगी, प्रशासन चलाने का काम करेगी। कार्यपालिका है वह कहलाएगी। आप देख रहे हो इस तरफ है वो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और उनके पास में है वो उनका मंत्रिमंडल, ये अमित शाह वगैरह बैठे हैं, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण है, ये हैं वो जयशंकर हैं, इस तरह वो सभी लोग हैं वो इस तरफ बैठे हैं। तो ये क्या है? ये मोदी सरकार है, आप देख रहे हो केंद्र सरकार है। ये कौन है? केंद्र सरकार या भारत सरकार? ये भारत सरकार है। तो ये क्या है? ये कार्यपालिका है। देश में कानून कायदों को लागू करने का काम कौन करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी और उनका मंत्रिमंडल। तो ये कार्यपालिका कैसे? ये वास्तव में होगी। इस तरफ आप फोटो देख रहे हो, देश के राष्ट्रपति जी का है वो फोटो है। किसका है? राष्ट्रपति जी का है वो फोटो है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब है। देश के राष्ट्रपति, बात करूंगा मैं आगे राष्ट्रपति जी की। तो ये फोटो है, तो ये कार्यपालिका, ये दोनों ही व्यक्ति कार्यपालिका, ये दोनों ही क्या है? कार्यपालिका है। तो बात कार्यपालिका के ऊपर है वो लेते हैं किस तरह से है वो काम करती। तो कार्यपालिका क्या है? हम बात लेंगे, कार्यपालिका एक सरकार का अंग है। कार्यपालिका सरकार का एक अंग है जिसका काम कायदे कानूनों को लागू करना, प्रशासन चलाना आदि। तो कार्यपालिका क्या है कि ये सरकार का एक अंग है जिसका काम है कि कायदे कानूनों को है वो एक तो लागू करने का काम है वो करेगी, कायदे कानून बनाने में भी है वो काम करेगी, और दूसरा वो प्रशासन चलाने का काम है वो करेगी। कार्यपालिका है वो कहलाएगी। तो सरकार का एक अंग है जो कार्य करते हैं किसका? प्रशासन चलाने का। देश को है वो किस तरह से शासन व्यवस्था संचालित होगी उसके ऊपर है वो हम बात करेंगे। अलग अलग देशों में है वो सरकार के अंग के रूप में कार्यपालिका की है वो अलग अलग स्थिति। कहीं पर भी है वो कार्यपालिका के पद के रूप में राष्ट्रपति का नाम आता है, तो कहीं पर भी है वो नाम आता है चांसलर का आता है। कहीं पर राष्ट्रपति का पद आता है कार्यपालिका के रूप में,
कहीं पर है वो चांसलर का है वो नाम आता है, और प्रधानमंत्री का नाम आता है प्रधान। ये अलग अलग देशों में है वो आता है। तो हम भारत के संदर्भ में है वो बात करेंगे। कार्यपालिका है वो क्या स्थिति होती है। तो कार्यपालिका की यदि स्थिति देखा जाए तो कार्यपालिका के है वो बेसिक दो भेद होते हैं। कार्यपालिका के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। तो कार्यपालिका के प्रकार, कार्यपालिका के प्रकार, एक कार्यपालिका होती है अस्थायी और दूसरी कैसी होती है? स्थायी कार्यपालिका। ठीक, अस्थायी कार्यपालिका को है वो राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीतिक। में बताऊंगा अस्थायी कैसे। और दूसरी और स्थायी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको है वो नौकरशाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौकरशाही। अफसरशाही है वो होते हैं। तो ये नौकरशाही, ये राजनीतिक। अस्थायी इसलिए कि इसका कार्यकाल फिक्स होता है। इसका कार्यकाल कैसा होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है, तय होता है, निश्चित होता है, तय होता है। कितना? सामान्य 5 साल। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे कार्यपालिका में बात करते हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री। एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री। तो ये राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है? 5 साल के लिए देश के राष्ट्रपति काम करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी कितने साल के लिए काम करेंगे? सामान्य तो 5 साल के लिए, और कोई कार्यकाल प्रधानमंत्री का तय नहीं। 5 साल से पहले भी है वो प्रधानमंत्री को जाना पड़ सकता है यदि अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, या फिर है प्रधानमंत्री जी सदन में विश्वास हासिल नहीं कर पाते हैं, बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में पहले भी है वो जा सकते। तो अब क्या हुआ? अस्थायी है तो इनका कार्यकाल निश्चित है, तय है, 5 साल। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये क्या है? अस्थायी कार्यपालिका के रूप में काम है वो करते। दूसरी तरफ कौन है? स्थायी है। तो ये कौन है? ये अफसर है, ये अफसर है, नौकरशाही। आपने अक्सर है वो जिला कलेक्टर का नाम सुना होगा, सुनते होंगे। जिला कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब आ गए, कलेक्टर आ गए, या फिर है वो आप एसपी का नाम अक्सर सुनते हो कि साहब ये एसपी आ गए। तो इस तरह के अफसर होते हैं जिनका कार्यकाल है वो 5 साल से अधिक होता है, अधिक समय तक। आप हैं, यदि आपकी 21 साल की उम्र है, आप सर्विस लग जाते हैं, आप आईएएस बन जाते हैं, आप आईपीएस बन जाते हैं, तो आप 60 साल की आयु तक है वो नौकरी करोगे, यानी फुल कार्यकाल है, लंबे समय तक आप है वो चलोगे, काम करोगे, कानून कायदे का बनाना, प्रशासन का काम है वो करोगे। और इनका क्या है? निश्चित है, इनको जनता ने वोट दिया तो आए, नहीं तो बाहर, इनका जनता से कोई मतलब नहीं। तो ये बेसिक है वो कार्यपालिका की स्थिति है वो निकल कर आई कि साहब कार्यपालिका सरकार का वह अंग जिसका काम कानून कायदों को लागू करना, और कार्यपालिका के है वो 2 प्रकार है। अब ये 2 प्रकार, इनमें भी आगे है वो कार्यपालिका के प्रकार आ जाते हैं कि कार्यपालिका के है वो फिर भी आगे हम इसको और विभाजित करेंगे कि कार्यपालिका एक वास्तविक होती है और एक होती है अनौपचारिक होती है। एक तो होती है औपचारिक होती है, और दूसरी कौन सी है? वास्तविक है। तो औपचारिक कौन है? जिसको संविधान में ज्यादा शक्तियां दी गई है। तो संविधान में हमारा औपचारिक कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। बताओ भाई कौन है? तो देश के राष्ट्रपति है वो कैसे है? औपचारिक कार्यपालिका। संविधान में है वो इनको शक्तियां दी गई है, और कैसी है? वास्तविक रूप से शक्तियां नहीं है। इनको पद बड़ा गरिमामय है। भारत के राष्ट्रपति जी को है पास में संविधान में बहुत शक्तियां, लेकिन वही बात कि भूखा और भूखे के सामने सोने की थाली में 56 भोग, थाली सोने की और 56 भोग है वो परोसे हुए, और आप भूखे, आपके मुंह पर पट्टी बांधे, हाथ पीछे बांध दी, तो उस शक्ति का क्या करूं? बस भारत के राष्ट्रपति की भी यही स्थिति है, सारी शक्तियां दी गई लेकिन वास्तविक रूप में उसका प्रयोग नहीं कर पाता। तो भारत का राष्ट्रपति है वो कैसी कार्यपालिका? औपचारिक है। और भारत का राष्ट्रपति है वो भारत राष्ट्र का क्या है? राष्ट्राध्यक्ष है। भारत राष्ट्र का
भारत राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्रपति जी। दूसरी तरफ हम बढ़ेंगे एक वास्तविक कार्यपालिका। कौन है वास्तविक कार्यपालिका? वास्तविक कार्यपालिका है, आपने प्रधानमंत्री का पद सुना हो, तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद है। कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। ये क्या है? वास्तविक, यानी देश में शासन प्रशासन चलाने का वास्तविक कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी। लेकिन संविधान में ज्यादातर काम किसको दिया गया? राष्ट्रपति का। लेकिन वास्तव में कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, इसलिए राष्ट्रपति जी का काम है वो गौण है। तो ये एक बेसिक स्थिति है वो हमारी यहां पर निकल कर आई कार्यपालिका की। एक थोड़ी सी स्थिति आप सरकार को मैं पुनः याद लूंगा, ये आई सरकार, और मैंने बताया 3 अंग सरकार के। कितने अंग है? 3 अंग। पहली कार्यपालिका, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे 3 चैप्टर और है। कार्यपालिका, और कार्यपालिका में है वो 2 लोग हैं, एक राष्ट्रपति है भारत के और दूसरा कौन है? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ये कहां पर है? ये कार्यपालिका केंद्र में। कहां पर है? केंद्र में, पूरे देश के लिए। ऐसी की ऐसी कहां पर भी होती है? ऐसी की ऐसी है वो राज्यों में भी होती है। कहां पर होती है? राज्यों में भी है वो ऐसी होती है। तो राज्यों में होगी तो क्या होगा? राज्यों में भी है वो ऐसी होती है। तो राज्य में होगी तो राज्य में राष्ट्रपति की जगह कौन आ जाएगा? राज्यपाल आ जाएगा। और प्रधानमंत्री की जगह कौन आ जाएगा? मुख्यमंत्री आ जाएगा। तो जिस तरह से देश के लिए है वो राष्ट्रपति काम करता है, उसी तरह राज्य के लिए है वो मुख्यमंत्री, देश के लिए राष्ट्रपति, राज्य के लिए राज्यपाल, देश के लिए प्रधानमंत्री, राज्य के लिए मुख्यमंत्री काम करता है। एक स्थिति किस में आई? ये कार्यपालिका में। तो हमारे जो कार्यपालिका है वो 2 स्तर पर काम करती है। एक केंद्र स्तर पर भी काम करती है, यानी भारत पूरे देश के लिए, और दूसरी राज्य स्तर पर भी है वो काम करती है राज्य के लिए। ठीक, दूसरी बात है वो हम आगे बढ़ाएंगे विधायिका की। विधायिका, अब बात विधायिका की करते हैं। विधायिका की यदि बात करेंगे तो विधि निर्माण में 3 लोग हैं वो काम करते हैं। कौन है? इसमें लोकसभा आती है, इसमें राज्यसभा आती है, और कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति भी यहीं आएगा। क्यों? आप कहोगे एक साहब ये तो कार्यपालिका में बैठा है, फिर यहां दूसरी जगह क्यों आ गया? तो ये दूसरी जगह भी काम आता है। कैसे? उसको समझो। अब क्या करना है? मुझे कोई कानून बनाना है, और कोई कानून बनाना है, वह कानून मैंने क्या किया? एक बिल है वो रखा। कहां रखूं? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से किसी में रख सकता हूं। कैसा बिल है? सामान्य बिल है। धन विधेयक है तो मैं केवल लोकसभा में रखूंगा, आगे हमारी बात आएगी। सामान्य बिल है तो किसी में भी रख सकता हूं। माना कि मैंने लोकसभा में बिल रखा, और लोकसभा में बिल रखने के बाद में लोकसभा की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। बिल पास हुआ और बिल को मैं कहां ले जाऊंगा? राज्यसभा में ले जाऊंगा। यहां से पास होने के बाद राज्यसभा में मैंने बिल भेज दिया। अब राज्यसभा में बिल भेजा और राज्यसभा में भी पास हो गया, उसके बाद में मैं बिल है वो राष्ट्रपति जी के पास में भेजूंगा, यानी वह बिल राष्ट्रपति जी के पास हो गया। अब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? उसके ऊपर है वो सिग्नेचर करेंगे, और जो ही सिग्नेचर हुआ तो वह बिल क्या बन जाएगा? वह कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। इसलिए विधि निर्माण में भी भूमिका किसकी होती है? राष्ट्रपति की है वो भूमिका होती है कानून निर्माण में। तो ये सरकार का दूसरा अंग। तीसरा अंग आता है न्यायपालिका, और यहां पर राज्यों में होगा विधि निर्माण में तो न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी न्याय का काम करेगी, और उसके लिए जैसे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये है वो बेसिक संस्थाएं जो क्या करेगी? देश में है वो न्याय हेतु काम करती है, इंस्टीट्यूट है। तो ये सरकार के अंग हैं जो काम कर रहे हैं। आपको ये आगे भी हमारा एक चैप्टर आएगा, इस पर बात करेंगे, फिर 6ठा चैप्टर भी इस पर आएगा, न्यायपालिका पर्टिकुलर। तो इसलिए आप ये जो खाका है एक माइंड अपने बना ले और उसकी फ्रेमवर्क है वो कर ले। बात को है वो हम आगे बढ़ाएंगे किस तरह से है वो कार्यपालिका की बात हुई। कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं? कार्यपालिका के बेसिक है वो 2 प्रकार होते हैं।
एक संसदीय कार्यपालिका होती है, एक संसदीय कार्यपालिका होती है, और दूसरी कौन सी है? अध्यक्षीय होती है। दूसरी कौन सी होती है? अध्यक्षीय होती है। अब जो संसदीय कार्यपालिका होती है इसमें दो प्रधान है वो होते हैं, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है वास्तविक। कौन होता है औपचारिक? या तो राजा रानी या फिर है वो राष्ट्रपति होता है कुछ देशों में, और दूसरा कौन सा होता है? प्रधानमंत्री होता है, और दूसरी होती है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक बात है। दूसरा जो व्यवस्था है कार्यपालिका का भेद है, कौन सा है? अध्यक्षीय। अध्यक्षीय में क्या होता है कि एक ही है वो मुखिया होता है, राष्ट्र और सरकार दोनों का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। यहां पर पुनः बात आई, संसदीय कार्यपालिका में दो प्रधान होते हैं, एक राष्ट्र का प्रधान होगा, राष्ट्र का प्रधान कौन होगा? राजा या रानी होगा। एक बात, कहां पर है? इंग्लैंड में ये व्यवस्था है। या दूसरी राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कहां पर है? हमारे भारत में। तो भारत राष्ट्र का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। कैसी है? औपचारिक है, संविधान में पावर है वो दिए गए, लेकिन कैसे? वास्तव में नहीं है। वास्तव में कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री का पद शक्तिशाली, हमारे भारत में भी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। एक बात, यानी दो प्रधान। इस तरफ केवल एक होता है। देश का जो राष्ट्राध्यक्ष भी राष्ट्रपति होगा और सरकार का मुखिया भी होगा, वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यहां पर है वो सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। पीएम क्या होता है? प्रधानमंत्री है वो सरकार का मुखिया होता है, और राष्ट्रपति किसका मुखिया होता है? देश का होता है। प्रधानमंत्री देश का कभी भी नहीं होगा, राष्ट्रपति है वो होगा। इंग्लैंड में राजा रानी होंगे, लेकिन ये राष्ट्र और सरकार दोनों का प्रधान होता है राष्ट्रपति। ये कहां पर व्यवस्था है? अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में। तो कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार की होती है, एक संसदीय कार्यपालिका और दूसरी होती है वो अध्यक्ष कार्यपालिका होती है। तो ये कार्यपालिका की बात आ गई सामूहिक नेतृत्व और एक व्यक्ति के नेतृत्व पर। दो भेद आए, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर है वो दो भेद है, एक संसदीय है और दूसरी कौन सी है? अर्ध अध्यक्षीय। लेकिन दूसरी कौन सी है? अध्यक्षात्मक। मैंने आपको यही बताई। तो कार्यपालिका के दो प्रकार, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर संसदीय और एक नेतृत्व के आधार पर कौन है? राष्ट्रपति। ये राष्ट्र का भी प्रधान होगा, सरकार का भी प्रधान होगा, एक ही प्रधान होगा। लेकिन इस तरफ जो संसदीय, इसमें दो चीजें आ जाएगी, राष्ट्र अलग आ जाएगा और सरकार अलग आ जाएगी। हमारे भारत राष्ट्र का है वो कौन मुखिया? राष्ट्रपति। और हमारे भारत सरकार का मुखिया कौन है? पीएम है। तो ये तो राष्ट्रपति हो गया। संसदीय व्यवस्था में सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं, और प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक बात है, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी विधायिका में है वो बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। और हमारे भारत में लोकसभा में बहुमत दल का कौन होता है नेता? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। वह विधायिका के प्रति क्या होता है? जवाबदेह होता है विधायिका के प्रति। और विधायिका संसद, जिसमें आप देखोगे कौन है कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर है वो बनती है, तो वह विधायिका होगी। और विधायिका के प्रति है वो कौन होता है कि संसदीय जो प्रणाली है वह उत्तरदायी होती है। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, तो यानी राष्ट्रपति है वो होगा देश का, और सरकार का कौन होगा? प्रधानमंत्री। अर्ध अध्यक्षीय में यानी दोनों का मिश्रित बना दिया गया। कुछ देशों में है वो अर्ध अध्यक्षात्मक, जैसे कि श्रीलंका में, तो वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को पावर है वो समकक्ष रूप से बांटे गए, तो वह अर्ध अध्यक्षीय। लेकिन दो है वो मुख्य, कौन सी? संसदीय और अध्यक्षीय, और ये है वो दोनों का मिश्रित रूप है अर्ध अध्यक्षीय श्रीलंका जैसे देशों में। तो यहाँ राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का।
प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। और फिर बात एक आगे अध्यक्षात्मक, इसमें राष्ट्रपति देश का होता है, सरकार का भी मुख्य होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा होता है, और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई, यहां पर है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा, लेकिन यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कौन सा है, एकल व्यक्ति के नेतृत्व पर। इसलिए हमारे देश में है वो ये व्यवस्था नहीं अपनाएगी, क्योंकि वहां राष्ट्रपति को ज्यादा पावर है। और ऐसा महसूस किया गया कि यदि राष्ट्रपति को ज्यादा पावर दिए गए तो हमारे यहाँ पर नायक पूजा जैसी स्थिति आ जाएगी। नायक पूजा का मतलब एक व्यक्ति को है वो सर्वोच्च, और उसी को इस सर्वोच्च व्यवस्था माना गया कि वह व्यक्ति करेगा वह उचित है। लेकिन हमारे देश में नायक पूजा को अस्वीकार किया गया, कहा कि नहीं, एक व्यक्ति में नहीं दो तो सभी को दो। इसलिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है वो मिलकर देश का वास्तविक रूप से शासन चलाने का काम है वो करेंगे। तो जो इस तरह की व्यवस्था राजा और रानी होता है वो संवैधानिक राजतंत्र में है वो क्या होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति है वो कहाँ है, संसदीय व्यवस्था। तो राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है, किस तरह, इस राजा या रानी की तरह होता है, लेकिन वास्तविक रूप में है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही औपचारिक होते हैं, दोनों ही है वो औपचारिक होते हैं। वास्तविक सत्ता इनके पास में है वो नहीं होती है। बात को है वो आगे बढ़ाएंगे। श्रीलंका का एक उदाहरण दिया गया 1978 में है वो लंका का कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अपनाई गई, यानी राष्ट्रपति को है वो शक्तियां दी गई। अध्यक्षात्मक यानी वह राष्ट्रपति की बात आएगी। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है, और यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दल के हो सकते हैं। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक है वो शक्तियां देता है, और राष्ट्रपति संसद में बहुमत दल के व्यक्ति को क्या करता है, प्रधानमंत्री है वो चुनता है। ये बात तो ठीक है, हमारे यहाँ पर भी है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बहुमत दल के नेता को चुनता है। लेकिन यहाँ एक बात है कि दोनों ही जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर है वो राष्ट्रपति कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से है वो चुना जाता है। कैसे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और दूसरा प्रधानमंत्री है वो कैसे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कौन चुनती है, जनता चुनती है। लेकिन इसको अप्रत्यक्ष रूप से यानी जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं वो चुनते हैं। प्रधानमंत्री जो ये सांसद होता है, प्रधानमंत्री बेसिक क्या होता है, एक सांसद होता है। तो उस तरह से है वो अलग अलग सांसद लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मिलकर इसका है वो चुनाव करते हैं। तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए राष्ट्रपति के पास है वो पावर कम होते हैं, और ये जनतादार होता है इसलिए इसके पास शक्तियां ज्यादा होती है। लेकिन लंका में राष्ट्रपति को भी है वो कुछ पावर दिए गए स्पेशली, और वो भी डायरेक्ट रूप से। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, और उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। यदि वह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी असंतुष्ट हो, तो आरोप में दम है कि संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय में भेज सकता है। तो श्रीलंका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से भिन्न है। यहाँ पर कई बार टकराव भी देखा गया। राष्ट्रपति है वो शक्तिशाली होता है, प्रधानमंत्री है उसको बर्खास्त करने का काम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री है वो शक्तिशाली होता है, राष्ट्रपति हो दबाने का काम होता है। तो इसमें है वो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर अपनाई गई नहीं, राष्ट्रपति को पावर कम दो और वास्तविक प्रधानमंत्री को दो, तो उसके ऊपर है वो बात की गई। एक उदाहरण के तौर पर भारत में संसदीय है वो कार्यपालिका की बात करेंगे, यानी भारत में कैसी कार्यपालिका अपनाई गई है, संसदीय कार्यपालिका अपनाई। कैसी अपनाई गई है, संसदीय कार्यपालिका। इसलिए हमारे देश के हैं वो 2 मुख्य व्यक्ति हैं। एक तो है वो औपचारिक प्रधान है हमारे देश का, औपचारिक जो होता है कार्यपालिका औपचारिक, और औपचारिक में कौन है, राष्ट्रपति है। कौन है, राष्ट्रपति है। और दूसरी तरफ है वो कौन है, वास्तविक है। और वास्तविक है तो वह कौन है, प्रधानमंत्री, और उसकी मंत्रिपरिषद। उसकी मंत्रिपरिषद है। तो ये एक स्थिति आई संसदीय कार्यपालिका की कि भारत में है वो संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई है। इसलिए राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रधान होता है, राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, या देश का क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री होता है, ये किसका प्रधान होगा, ये सरकार का होगा। किसका होगा, सरकार का, सरकार का है वो ये प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति कभी भी है
ये जो देश का प्रधान है और ये अनौपचारिक है, इसके पास शक्तियां नहीं, वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है वो काम करती है। इसका इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि इस तरफ है वो प्रधानमंत्री का कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन करती है, जनता है वो करती है। और इसकी कौन करता है, ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है वो करते हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे सांसद है और एमएलए। सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की हो सकते हैं। तो ये एक स्थिति आई। जिस समय देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे पहले है वो हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था डेवलप हो चुकी थी, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और 1919 और 1935 के एक्ट के तहत है वो हमारे देश में संसदीय कार्यपालिका की है वो स्थापना की पृष्ठभूमि बन गई थी। इसलिए महसूस किया गया, क्योंकि हम इंग्लैंड के हैं वो एक तरह से उपनिवेश रहे हुए थे और इंग्लैंड में है वो संसदीय व्यवस्था थी, तो हमारे यहाँ पर भी है वो काफी मायने में है वो फिट बैठी इस खांचे में। इसलिए महसूस किया गया कि क्यों नहीं है वो भारत में भी है वो संसदीय कार्यपालिका को अपनाया जाए, ताकि है वो देश में सही तरह से शासन है वो चलेगा। तो संसदीय कार्यपालिका, इसमें हम बात राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की बात को है वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक बात होगी। अब है राष्ट्रपति की मैं बात लूंगा कि आर्टिकल 74 फर्स्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान है वो कौन होगा, मंत्री परिषद का प्रधान मुखिया होगा वह प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी आर्टिकल 74 फर्स्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक है वो प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह देगी, उसके मुताबिक ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा, दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता, वह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद जो भी कुछ कहेगा वो निर्णय लेगा। इसलिए यहां पर एक शब्द आया ही, यानी जैसे राष्ट्रपति को है वो कोई प्रस्ताव भेजा गया और उसको राष्ट्रपति ने पुनः भेजा प्रधानमंत्री को और मंत्री परिषद को कि एक बार आप देखो मुझे उचित नहीं लगा, लेकिन जब दूसरी बार प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद कोई प्रस्ताव भेजेगी तो राष्ट्रपति को उसको स्वीकार करना पड़ेगा, तो उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। यानी बाध्यकारी है कि राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की अनुशंसा के ऊपर है, उनके ऊपर है, आधार पर सलाह के ऊपर राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो इस हेतु है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति पद की है वो व्यवस्था की गई है। तो हम है वो बात राष्ट्रपति की है वो ले ही लेते हैं। राष्ट्रपति आओ यहां क्या है, राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष। मैं यदि यहां राष्ट्र लिख रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं। कौन होगा, राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होगा। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख है वो कहां पर किया गया है, अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 52 में है वो किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 53 में है वो एक बात आई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात है वो की गई। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का एक निर्वाचन की बात की गई कि साहब इसका निर्वाचन है वो किस तरह से होगा, निर्वाचक मंडल, उसकी बात की गई। तो राष्ट्रपति का पद है वो हमारे आर्टिकल 52 में की गई है और आर्टिकल 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में होगी। तो ये राष्ट्रपति आ गया, कार्यपालिका संबंधी कार्य है वो राष्ट्रपति करेगा और किसकी सलाह पर करेगा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह के ऊपर करेगा। आर्टिकल 74 कह रहा है कि जो ये संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो ये कार्यपालिका संबंधी कार्य करेगा, ये आर्टिकल 74 फर्स्ट कह रहा है कि पीएम और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर है वो ये काम करेगा, बाध्यकारी के रूप में काम करेगा। तो ये बेसिक राष्ट्रपति पद की है वो व्यवस्था की गई है ताकि देश में है वो एक राष्ट्राध्यक्ष हो और जब सरकार है वो नहीं हो, प्रधानमंत्री का पद खाली हो या कोई ऐसी स्थिति आए, तो ऐसी स्थिति में है वो देश को संभालने का काम है वो राष्ट्रपति है वो करेगा। तो ये राष्ट्रपति पद की एक व्यवस्था की गई है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो JL नेहरू,
यदि जवाहरलाल नेहरू भारत के राष्ट्रपति बन जाते तो शायद राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली हो जाता, सारी शक्तियां राष्ट्रपति यूज करता। लेकिन जीएल नेहरू प्रधानमंत्री बने, संसदीय व्यवस्था को है वो अपनाएगा, एक ये भी मसविरा था। कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे कि सारे प्रावधान राष्ट्रपति को दिए गए, लेकिन वास्तविक रूप में उसका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है वो करती है। तो जीएल नेहरू ने एक बात कही थी कि हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति है वो नहीं दी, हमने राष्ट्रपति को कोई भी है वो वास्तविक शक्ति है वो नहीं दी है, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया गया, यानी बहुत ही डिग्निटी वाला है वो राष्ट्रपति का पद है। संविधान उसे न तो कोई वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और न ही एकदम नाम मात्र का। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो न शासक होता न शासन करता, और यह उसे एक महान संवैधानिक प्रधान है वो बनाने का काम है वो कर रहा है। तो ये राष्ट्रपति पद की बेसिक व्यवस्था की गई। हमने वास्तव रूप में राष्ट्रपति को शक्तियां नहीं दी है, क्योंकि ताकि है वो प्रधानमंत्री वह वास्तव रूप में काम करेगा और बड़ा डिग्निटी वाला है वो पद है राष्ट्रपति का, तो इसलिए राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। इंग्लैंड की जो संसदीय व्यवस्था से प्रेरित होकर के वेस्टमिंस्टर प्रणाली को है वो हमने अपनाने का कार्य किया। तो ये बेसिक है वो बात राष्ट्रपति के ऊपर हो गई। अब राष्ट्रपति की है वो शक्तियां और स्थिति की है वो बात करेंगे कि राष्ट्रपति की है वो क्या स्थिति है। तो मैंने स्थिति के ऊपर तो गौर कर लिया था कि स्थिति राष्ट्रपति की क्या है, कि आपने बात कर ली साहब राष्ट्राध्यक्ष होगा, औपचारिक पद है इसका। उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 52 में उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74 फर्स्ट में क्या बात हुई कि साहब जो कार्यपालिका जो शक्ति है उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का है वो कार्यकाल होता है। तो ये है वो राष्ट्रपति की बेसिक एक स्थिति के ऊपर मैंने गौर किया, कैसे अप्रत्यक्ष रूप से वो निर्वाचन होता है 5 साल के लिए। अब बात है वो राष्ट्रपति की शक्तियों की करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की जाए तो राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां इस प्रकार से। राष्ट्रपति की शक्ति आती है कार्यपालिका शक्ति। क्या शक्ति आई, कार्यपालिका यानी कार्य करने संबंधी। दूसरी शक्ति कौन सी आई, विधायिका संबंधी शक्ति, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति। तीसरी शक्ति कौन सी है, न्यायिक शक्ति। चौथी कौन सी है, आपात शक्ति, आपात शक्ति यानी इमरजेंसी पावर है वो राष्ट्रपति के पास। कार्यपालिका शक्ति में जैसे नियुक्ति का मामला है, हमने बात की थी कि साहब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की राष्ट्रपति कर रहा है। हमने बात की थी कि साहब भारत निर्वाचन आयुक्त, इंडियन इलेक्शन कमीशन भारत निर्वाचन आयुक्त है, वो उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति है वो कर रहा है। विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति है वो कौन कर रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा है वो की जा रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। तो ये है वो बेसिक इसके कार्य करने संबंधी है वो शक्तियां। कार्यपालिका यानी कार्य करने से, क्या कार्य कर रहा है, नियुक्ति का कर रहा है। किसकी कर रहा है, राज्यपाल की कर रहा है। भारत निर्वाचन आयुक्त की कर रहा है, बड़े पदाधिकारी की है वो नियुक्ति करने का काम है वो ये राष्ट्रपति कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये करने का काम कर रहा है। तो ये इसकी है वो कैसी शक्ति आ जाएगी, कार्यपालिका। दूसरी शक्तियां हैं वो विधायी। कौन सी है, विधायी। विधायी का मतलब हुआ विधि निर्माण। विधायी का मतलब क्या है, विधि निर्माण, कानून निर्माण से संबंधित। कानून निर्माण से संबंधित राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, मैंने बताया कि कोई भी बिल यदि दोनों सदनों से पारित होने के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद में भी कानून नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर है वो नहीं करते, तो हम है वो बात को यहीं से आगे बढ़ा लेते हैं। विधायी शक्ति में क्या है कि कानून निर्माण की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों से कौन से, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदनों से पारित
बिल पर हस्ताक्षर, दोनों सदनों से पारित बिल पर हस्ताक्षर करने पर ही बिल विधि का रूप लेगा। बिल किसका रूप लेगा? विधि का रूप लेगा। विधि कैसी? यानी कानून, यानी दोनों सदनों से पारित कर दिया, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, लेकिन तब तक वह बिल कानून है। अभी तक क्या है? ये बिल ही है, अभी तक ये कानून नहीं बना। कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति इसके ऊपर क्या करेंगे? साइन है वो करेंगे। तो राष्ट्रपति इसके ऊपर साइन करते ये क्या बन जाएगा? ये है वो बन जाएगा आपका एक तरह से कानून बन जाएगा। तो ये एक स्थिति। अब कई बार क्या होता है कि कोई कानून है, ऐसी स्थिति आ गई कि उस समय बना हुआ कानून काम नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। क्या करेंगे? अध्यादेश जारी करेंगे। अध्यादेश ऑर्डिनेंस है वो जारी करेंगे, और ऑर्डिनेंस है वो राष्ट्रपति जी जारी करेंगे ताकि तात्कालिक रूप से उसका है वो एक तरह से वो समाधान किया जाए। तो अध्यादेश भी क्या है? कानून की तरह मान्य होता है। तो ये राष्ट्रपति के पास में विधायी यानी विधि निर्माण से संबंधित शक्ति है। फिर बात आती है राष्ट्रपति के पास न्याय आपातकालीन शक्ति है। कौन कौन सी आपातकालीन? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपात लगे, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति के पास शक्तियां होगी। फिर ये क्या है? ये संवैधानिक विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, यानी कोई राज्य है, वह राज्य में चुनी हुई सरकार फेल हो गई, तो ऐसी स्थिति में राज्य जो राष्ट्रपति वहां क्या करेंगे? वहां अपने एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। क्या नाम है उसका? राज्यपाल। क्या नाम है उसका? राज्यपाल है। तो राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल को नियुक्त तो होता ही है, सॉरी, लेकिन शासन है वो किसको दिया जाएगा? राज्यपाल को। जैसे 356 के तहत किसी राज्य में चुनी हुई सरकार, जैसे राजस्थान एक राज्य है और वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार है और वह सही तरह से काम नहीं कर रही और वह संवैधानिक रूप से विफल हो गई, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी किसको कहेंगे? अपने प्रतिनिधि। क्या नाम है उसका? राज्यपाल है। ये क्या है? ये भी औपचारिक है, वो राज्य का मुखिया होता है, प्रदेश का, प्रांत का। तो इसको है वो कहा जाएगा और इसको है वो पावर दिया जाएगा वहां की सरकार को बर्खास्त करके। तो इमरजेंसी के समय है वो राष्ट्रपति की ये शक्ति। एक है वो आप देखोगे कि वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में है वो शक्तियां ज्यादा किसको दी गई है? राष्ट्रपति को, आर्टिकल 360 के तहत ये एक स्थिति है वो। फिर राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी है। न्यायिक यानी क्षमादान करने की शक्ति। समाधान है वो करने का काम है वो कौन करता है? जैसे किसी व्यक्ति को है फांसी की सजा मिल गई और उसको है वो कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, लेकिन उसके बाद में भी उसके पास चारा है कि राष्ट्रपति के पास वो क्या करेगा? दया याचिका भेजेगा। क्या करेगा? वह राष्ट्रपति के पास में दया याचिका भेजेगा कि साहब मुझ पर दया करो, रहम करो और मेरी फांसी को आप उम्र कैद में तब्दील कर लो, पर मुझे फांसी मत दो। तो वह न्यायिक है वो राष्ट्रपति की शक्ति है। तो ये राष्ट्रपति की स्थिति आ गई। स्थिति में आप लिखोगे कि साहब राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है 52 में, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है और जब है वो कोई सरकार काम करने की स्थिति में नहीं होती है, सरकार है जिस प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और वह क्या गठबंधन में या तो उसको पूर्ण तरह से बहुमत नहीं मिला या है वो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, तो ऐसी स्थिति में देश में आपात समस्या से निपटने हेतु राष्ट्रपति पद है वो बनाया गया है और उसका उल्लेख मैंने बता दिया। और राष्ट्रपति की ये शक्तियां हैं। विधि निर्माण में ये शक्ति हो जाएगी, अध्यादेश जारी करेगा। फिर है वो कार्यपालिका विभिन्न नियुक्तियां है वो करेगा सभी पदाधिकारियों की। और फिर इमरजेंसी और ये प्रोविजन है वो राष्ट्रपति की बेसिक हो गए। बात को हम थोड़ा सा आगे है वो बढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, यानी ये तो सामान्य अधिकार है ही। क्या अधिकार है राष्ट्रपति के? कुछ विवेक का अधिकार। एक विवेक का अधिकार आया विशेष अधिकार। राष्ट्रपति को स्व विवेक का अधिकार है। किसका है? स्व विवेक का, स्व विवेक का अधिकार है, यानी आप अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो।
क्यों? नहीं तो आज दिन तक जितने भी अधिकारों का प्रयोग कर रहा है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर रहा है, लेकिन यहां पर उसका विवेक से प्रयोग करेगा। अब कोई सलाह की बात नहीं, खुद को मुझे लग रहा उस हिसाब से काम करो। कब करूंगा? कि जब किसी भी पार्टी को है वो बहुमत नहीं मिला लोकसभा में और सरकार बनने की स्थिति में नहीं है, तो लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और कैसी त्रिकोणीय लोकसभा बनी है, तब क्या करें? तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास में विवेक का प्रयोग करेगा और वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा और कहेगा किसी तीन जो उसमें से जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं उसको कहेगा कि भाई तेरी सरकार है वो तू बना ले, उनको है वो न्योता देगा। यानी राष्ट्रपति किसी भी कोई दबाव में नहीं, अपना खुद का निर्णय लिया कि साहब गठबंधन का या किसी भी पार्टी को है वो बहुमत नहीं मिला, ऐसी स्थिति में गठबंधन दल के नेता को है वो किसी को न्योता देगा जिनके पास सर्वाधिक सीटें कि आप है वो सरकार बना सकते हैं। तो एक ये स्थिति है वो हो जाएगी। कब? किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रपति नहीं मिलने पर राष्ट्रपति गठबंधन दल या सर्वाधिक सीटें वाले व्यक्ति को सरकार बनाने का न्योता देगा। एक स्थिति यह है। दूसरी स्थिति है वो राष्ट्रपति की, हम है वो गौर करेंगे। कानून निर्माण के संबंध में एक राष्ट्रपति के पास पावर है, राष्ट्रपति को एक वीटो शक्ति दी गई। क्या शक्ति है? वीटो शक्ति। वीटो का मतलब होता है नकारना। क्या होता है? वीटो का सामान्य अर्थ होता है निषेध। निषेध का मतलब क्या हुआ? मना करना। क्या करना? मना करना। मुझे कहा कि सर आज ये चैप्टर पढ़ो, मैंने कहा मना किया, नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊं, यानी निषेध किया। तो राष्ट्रपति के पास में ऐसा एक पावर है वीटो शक्ति। वीटो मतलब निषेध या मना करना। क्या हुआ? कोई कानून, कोई बिल है, कानून नहीं बिल, कोई बिल है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हुआ, सामान्य बिल है, और वह होने के पास में राष्ट्रपति के पास गए और राष्ट्रपति ने उस बिल को लिया और बिल को लेकर वो अपनी मेज पर रख दिया, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो वह क्या हो जाएगा? एक तरह से वीटो पावर का प्रयोग किया। निषेधाधिकार, नहीं हाँ दे रहा है, नहीं ना दे रहा है, बिल को रख दिया, तो वह राष्ट्रपति का आंशिक वीटो है। कैसा है? आंशिक है, मना कर रहा है लेकिन आंशिक रूप से, पूर्ण है वो मना नहीं कर रहा है। और इसलिए राष्ट्रपति के इस वीटो पावर को है वो क्या कहा गया है? जेबी वीटो कहा गया। क्या कहा गया है? जेबी वीटो। जेबी को क्या कहते हैं? जेबी यानी पॉकेट। यानी क्या किया? मुझे वो बिल दिया गया और मैंने है उस बिल को समेट कर है वो लाके सरकार ने दिया, साहब इस पर आप साइन करो ताकि ये क्या बन जाए? कानून है बन जाए। लेकिन मैंने अपने जेबी वीटो का प्रयोग किया और उसको जेब में है वो देते मैंने जेब में डाल दिया। ठीक है, बना देंगे, चिंता मत करो। यानी पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति ने कोई प्रतिक्रिया है वो नहीं दी और जेब में अपने डाल दिया पॉकेट वीटो के रूप में। बाद में है वो कभी भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे, कोई समय निश्चित नहीं। तो राष्ट्रपति के पास में ये एक विवेकाधिकार के बाद में दूसरा है वो वीटो है। ऐसा ज्ञानी जैल सिंह ने है वो किया था। एक है वो जो पोस्ट ऑफिस का एक बिल आया उसके ऊपर राष्ट्रपति ने किया, तो पॉकेट वीटो का है। तीसरी है वो कोई बिल के मामले, क्या है? कोई मामला था और मंत्रिपरिषद को है वो पुनर्विचार हेतु लौटा दिया। मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु दे दिया। कोई मामला है और वह राष्ट्रपति जी के पास में गया कि साहब आप ये कार्य करें, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा देखो मुझे उचित नहीं लग रहा और आप है वो इस पर पुनर्विचार करें। तो राष्ट्रपति है वो उसको पुनर्विचार हेतु लौटाएगा।
राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटाएगा तो सरकार है उसको दोबारा भेजेगी। एक बार तो नकार दिया, लेकिन दूसरी बार भेजने पर राष्ट्रपति को वह मामला स्वीकार करना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति को स्वीकार मंजूरी देनी ही पड़ेगी। तो ये राष्ट्रपति की कुछ विशेष शक्तियां हैं, यानी एक तो स्वविवेक का प्रयोग कर रहा है, दूसरा वीटो का कर रहा है, और मंत्रिपरिषद को है वो सलाह देने की मशवरे के ऊपर कर रहा है। हमने आर्टिकल 74 फर्स्ट में बात कही थी, 74 फर्स्ट में कि साहब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है वो सलाह देने का काम करेगी। तो एक स्थिति है वो राष्ट्रपति की ये आ गई, तो ये राष्ट्रपति हो गया। तो एक मामला था 1986 में, ये पॉकेट वीटो का मामला आया, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा था। यानी 1986 में संसद ने एक है वो विधेयक पारित किया, पोस्ट ऑफिस विधेयक था, और उसको है पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा। उससे क्या हो रहा था, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब हुआ बोलने की आजादी, मीडिया की है वो स्वतंत्रता है वो बाधित हो रही थी। किसकी हो रही थी, मीडिया की स्वतंत्रता बाधित हो रही, मीडिया की, प्रेस की स्वतंत्रता मतलब मीडिया की स्वतंत्रता क्या हो रही थी, बाधित हो रही थी। तो तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी झैल सिंह जी थे। उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया और उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति वेंकट रमन ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को है वो लौटा दिया। तब तक वह सरकार भी बदल गई जिसने विधेयक को पेश किया। 1989 में नई सरकार चुनकर आई और ये दूसरे दलों की गठबंधन सरकार थी, उसने उस विधेयक को दोबारा संसद में पेश ही नहीं किया। इस तरह से ये बिल समाप्त है वो हो गया। तो इस प्रकार झैल सिंह द्वारा विधेयक को स्वीकृत देने के निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम ये हुआ कि ये विधेयक कानून नहीं बन पाया और इसको है वो जेबी वीटो का है वो बात कही गई, इसको है वो पॉकेट वीटो की संज्ञा दी गई। तो इसको जेबी वीटो या पॉकेट वीटो की बात की गई। तो राष्ट्रपति का ये भी एक निषेधाधिकार की शक्ति है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। लोकसभा में बहुमत दल के व्यक्ति को है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है। यानी लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री, नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति 1977 के बाद में है भारतीय राजनीति में बड़ी प्रतिस्पर्धा आई और बाद में वो गठबंधन दल की है वो सरकारें बननी शुरू हुई। यानी किसी को भी लोकसभा में बहुमत है वो नहीं मिला और परिस्थिति जना राष्ट्रपति ने भी ऐसा ही किया। मार्च 1998 के चुनाव में किसी भी दल को है वो बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस को नहीं मिला, बीजेपी को भी नहीं मिला, जनता पार्टी को भी है वो नहीं मिला, क्षेत्रीय दलों को नहीं मिला। तो वो मार्च 1998 में चुनाव में किसी भी दल को है या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उसके सहयोगियों को कुल कितनी सीटें मिली, 251 है वो सीटें मिली। टोटल कितनी सीटें थी, 543। टोटल तो है वो 2 और 545 है, लेकिन 543 के ऊपर चुनाव हुआ, ठीक है। उसमें से हमें कितने लाने, 50% प्लस 1 है वो लाने, यानी तकरीबन 200 जो 74 के आसपास सीटें होती तो हो जाएगा। लेकिन 251 सीटें मिली, जो कितनी थी, 21 थी। राष्ट्रपति है वो KR नारायण ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन जो दल के नेता NDA के कौन थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे जी, उनको न्योता दिया कि आप है वो आकर सरकार बनाइए। तो उनको है वो सरकार बनाने का न्योता दिया गया और राष्ट्रपति जी ने वाजपेयी जी को है पद ग्रहण की शपथ भी दिलाई और उनको विश्वास मत है वो प्राप्त करने का कहा। लेकिन है वो अटल जी विश्वास मत है वो आगे जाकर के है वो उनकी सरकार विफल होने का काम हुआ। 13 महीना के आसपास है वो सरकार चली, बाद में उस सरकार को गिरा दिया। यानी सबसे बड़े बहुमत दल के नेता उस समय है वो ये व्यक्ति था कि भाई किसके पास ज्यादा आंकड़ा है, पूर्ण बहुमत तो नहीं हो रहा लेकिन बड़ा है। तो उस मामले में राष्ट्रपति ने अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए अटल जी को है वो सरकार बनाने का न्योता दिया। तो 13 महीना के आसपास है वो सरकार चली। तो भारत में राष्ट्रपति के अलावा एक उपराष्ट्रपति का पद भी है, जैसे कि
उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को। केवल इतना अंतर है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य हैं वो नहीं होते। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर है वो लोकसभा की सहमति लानी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। उपराष्ट्रपति तभी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति नहीं बने। तो राष्ट्रपति के अलावा एक पद बनाया गया हमारे संविधान में, उपराष्ट्रपति का है वो पद बनाया गया। और उपराष्ट्रपति का पद इसलिए बनाया गया कि साहब कभी ऐसी स्थिति आई और भारत के राष्ट्रपति काम करने में सक्षम नहीं, या भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या बीमारी से हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का काम है वो संभालेगा ताकि देश में किसी भी तरह की है वो इस तरह असमंजस्य की स्थिति नहीं हो जाए। तो है वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति है वो काम करेगा। तो राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग हटाए जाने पर है वो पद रिक्त होता है, तो कौन करेगा काम? उपराष्ट्रपति करेगा। अब आप कहोगे साहब उपराष्ट्रपति की मृत्यु होगी तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जस्टिस है उसको बैठाएंगे कि आप कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करो। और हमारे हैं वो एक उपराष्ट्रपति जी की मृत्यु हुई तो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में बीडी जत्ती को कार्यवाहक के रूप में बनाया गया, एक्टिंग के रूप में। आप कुछ समय तक काम करो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है 5 साल की समय अवधि के लिए, तब तक है वो राष्ट्रपति के लिए हैं। आप क्या करोगे? उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के पद के ऊपर काम करोगे। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। तो ये एक स्थिति है वो निकलकर आ गई हमारे सामने। कार्टून है प्रधानमंत्री के बिना कोई मंत्री परिषद नहीं होती है। यह कार्टून बनाता है किस तरह प्रधानमंत्री सरकार की है वो अगुवाई करता है, यानी प्रधानमंत्री ये सरकार का मुखिया होता है। वास्तव रूप में कौन करता है काम? प्रधानमंत्री ही करता है। और जब प्रधानमंत्री नहीं होगा तो फिर है वो काम कौन करेगा? उसके ऊपर है वो हमारी बात आई है। तो हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे। प्रधानमंत्री की यदि स्थिति देखा जाए तो प्रधानमंत्री है, मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था, पहले इसकी है वो बात करते हैं। पद कहां पर? प्रधानमंत्री पद की यदि स्थिति देखे जाए तो आर्टिकल है वो 74 में बात की गई कि राष्ट्रपति को सलाह और सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होगी। यह बेसिक व्यवस्था की गई। क्या साहब राष्ट्रपति को सलाह और सहयोग देने हेतु प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 74 में इसकी है वो बात की गई है। तो ये एक बात हमने कर ली। ये क्या होता है? ये सरकार का मुखिया होता है। क्या होता है? सरकार का मुखिया होता है। ठीक है। ये कैसा होता है? कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है। कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है। कार्यकाल कितना होता है? बेसिक इसका 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल है वो कार्यकाल होता है। तो 5 साल है वो इसका कार्यकाल होता है। 5 साल के लिए क्या है कि काम है वो कौन करेंगे? प्रधानमंत्री है वो करेंगे। तो 5 साल हेतु है वो काम है वो करेंगे। उससे पहले भी है वो जा सकते। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। और कहां पर होंगे? प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। कहां पर होता है? लोकसभा में। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री है वो होगा। यह एक स्थिति प्रधानमंत्री की है वो आ गई। तो प्रधानमंत्री की है वो कुछ एक शक्तियां की भी है वो बात कर लेते हैं।
तो हम पुनः एक बार थोड़ी सी बात को है वो यही लेते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया तथा वास्तविक कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका के रूप में काम करता है। ठीक, प्रधानमंत्री के कार्य देखो, प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री क्या करेगा? जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, मंत्री जिनको बनाया जाएगा, मंत्री परिषद मंत्रियों का एक समूह है। किसका समूह? ये मंत्रियों का। किसको मंत्री बनाया जाएगा, किनको नहीं मंत्री बनाया जाएगा, ये तय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है कि ये लोग मंत्री परिषद में है वो शामिल होंगे। ठीक बात है। प्रधानमंत्री है वो विभिन्न नियुक्तियों में काम करता है, विभिन्न नियुक्तियां, विभिन्न नियुक्तियां, विभिन्न नियुक्तियां में है वो प्रधानमंत्री को देता है, सभी को नियुक्ति देना। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के कहने के ऊपर करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रधानमंत्री है वो उनकी सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति है वो करते हैं। ये तो सारा काम यही कर रहे हैं। और अलग अलग देशों में है वो भारत के राजदूतों की नियुक्ति वगैरह काम है वो कौन कर रहा है? तो यही कर रहा है। इलेक्शन कमीशन, इंडियन इलेक्शन कमीशन का है उसकी नियुक्ति करना, सीबीआई के लोगों की नियुक्ति का काम करना, तो ये प्रशासन का सारा काम है वो करता है। देश के लिए नीतिगत फैसले लेने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नीतिगत फैसले लेना, देश में कोई भी है वो नीतिगत फैसला, जैसे कोरोना महामारी के दौर में प्रधानमंत्री सारा ये वो फैसले लेने का काम कर रहे हैं, उनके लिए अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वैक्सीन की व्यवस्था करना और स्वास्थ्य की कराएं, तो ये सारा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कितना करता है वो आप सब जानते हो। ठीक, फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व। अब विदेश गए तो साहब वहां भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे कि साहब मैं भारत राष्ट्र का प्रधानमंत्री के रूप में आया हूं, तो भारत का है वहां पर है वो नेतृत्व करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के नाम पर ही करते हैं। तो सारे जो देश में वास्तविक फैसले हैं वो लिए जाते हैं, कानून निर्माण से लेकर के कार्यपालिका से लेकर के सारे जो निर्णय होते हैं वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है वो करती हैं। देश में है वो दैनिक प्रशासन का काम है भी यही करते हैं, दैनिक प्रशासन का काम यही करते हैं। विधि निर्माण में भी योगदान इन्हीं का ही होता है, विधि निर्माण में भी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कहां पर आता है? लोकसभा में आता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। तो ये बेसिक प्रधानमंत्री की स्थिति है वो आ गई। बात को है वो आगे बढ़ेंगे। तो साहब है वो विधानसभा में अनेक सदस्यों का विचार था कि मंत्रियों का चयन विधायिका को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को करना चाहिए, किसको है वो करना चाहिए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को। मेरे दृष्टिकोण से प्रांतों के लिए स्विस प्रणाली सर्वोत्तम व्यवस्था है जिसमें विधायिका कार्यपालिका एक निश्चित समय के लिए चुनती है। एकल संक्रमण मत प्रणाली में सर्वोत्तम व्यवस्था जो कार्यपालिका नियुक्ति की जाती है, क्योंकि उसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व होता है और विधायिका का कोई भी दल ये महसूस नहीं करेगा कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। बेगम एजाज रसूल ने है वो ये बात कही थी। बात है वो हम आगे थोड़ी और बढ़ाएंगे कि एक मंत्रिपरिषद कितनी होगी, यानी जो मंत्रियों की संख्या है वो कितनी होगी। मंत्रिपरिषद में बेसिक क्या होता है कि भारी भरकम मंत्रियों की संख्या होती है, कभी कभी 60 से है वो 80 तक के मंत्री होते। थोड़ी सी यहां पर बात है वो मैं मंत्रिपरिषद की ले लेता हूं। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद क्या है? ये मंत्रियों का समूह है। ये क्या है? मंत्रियों का, ये मंत्री संत्री है, कहते हैं मंत्री संत्री। तो ये मंत्रियों का समूह है, यानी समूह है तब इसका मतलब ज्यादा हो जाएंगे। तो ज्यादा कितने होते? तकरीबन 60 से 80 तक के मंत्री होते हैं। आप देखोगे कि लोकसभा में सांसद कितने हैं? 545 हैं। जनता द्वारा कितने चुने जाते हैं? 543 है।
तो इसमें है वो ज्यादातर सदस्य लोकसभा से होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया लोकसभा से आता है, बहुमत दल का नेता है। ठीक है, तो इसमें बेसिक 3 तरह के मंत्री आते हैं। कितने तरह के मंत्री संतरी आते हैं? 3 तरह के। पहला मंत्री आता है कैबिनेट, दूसरा आता है राज्य मंत्री, फिर है वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। इन तीनों को सामूहिक रूप से है वो क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद है वो कहा जाता है। अब ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, ये बड़े मंत्री होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े मंत्री होते हैं जिनके पास ज्यादा शक्ति होती है, तकरीबन है वो 10-15 लोग होते हैं। और इस कैबिनेट स्तर के मंत्री को क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि ये फैसला प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल में लिया, तो वास्तव में जो भी फैसला होता है वो मंत्रिमंडल है वो लेता है, मंत्री परिषद नहीं लेता। तो मंत्री जो मंडल है ये, इसकी हमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कितनी इनकी संख्या होनी चाहिए। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार, एक अमेंडमेंट किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 में, और उसमें मंत्री परिषद का आकार कितना हुआ उसको तय किया जाएगा कि इससे अधिक है वो मंत्री परिषद है वो नहीं होगी, इतनी बड़ी है वो मंत्री परिषद नहीं हो सकती। तो उसके लिए आंकड़ा तय किया गया और बताया गया कि 15% से अधिक है वो मंत्री नहीं होंगे। यानी आप देख लो कितने हैं, 545 है। 545 का जो 15% है वो इससे अधिक है वो नहीं होने चाहिए। तो एक स्थिति है वो ये निकल कर आई, इससे ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते, राज्य में भी नहीं बना सकते, सेंट्रल में भी आप नहीं बना सकते। तो ये बेसिक मंत्री परिषद की है वो बात की गई है। स्थायी कार्यपालिका यानी राजनीतिक जिनका समय निश्चित है और उसके बाद में नहीं होता। स्थायी यानी ये निश्चित समय के लिए होते हैं, निश्चित इनका कार्यकाल तय होता है। कौन होते हैं? ये अफसर होते हैं। कौन होते हैं? ये अफसर होते हैं, ये नौकरशाह होते हैं। तो ये नौकरशाह होते हैं या अफसर होते हैं। जैसे आप में से बहुत से लोग हैं वो कलेक्टर बनने के सपने देख रहे हैं, तो आप भी हैं वो इसी तरह के लोग आएंगे। कैसे? एक आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, एक आईएफएस होता है। ये अखिल भारतीय सेवाएं। ये कैसी सेवाएं हैं? अखिल भारतीय, यानी पूरे भारत में है वो इन सेवाओं के जो नियुक्ति होंगे उनको पूरे देश में कहीं पर भी भेजा जा सकता। और इनका जो चुनाव होता है वो बेसिक इनको कैसे लिया जाएगा? इनको है वो परीक्षा आयोजित होती है और परीक्षा के द्वारा इनको है वो लिया जाता है। यूपीएससी करके है वो एक संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा इनको चुना जाता है और ये वास्तव रूप में काम करते हैं। बहुत से नेता ऐसे आते हैं जिन्होंने है वो कभी स्कूल का है वो दरवाजे तक नहीं देखा, तो वह व्यक्ति क्या कानून बनाएगा? तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करेगा? वो गहरा करके वो अंगूठा देगा उसके ऊपर कि साहब ये लो। और वास्तव में जो काम कर रहे हैं वो ये अफसर कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? ये सारे के सारे अफसर कर रहे हैं, नौकरशाह है वो कर रहे हैं, विधि निर्माण का काम ये कर रहे हैं। तो उसकी है वो व्यवस्था की गई है। इसको स्थायी कार्यपालिका है वो कहा गया है। तो ये स्थायी कार्यपालिका की एक व्यवस्था की गई है और अलग अलग है वो की गई। जैसे कि ये जो नौकरशाह है, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, आईपीएस है, आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ये फॉरेस्ट है, भारतीय वन विभाग की सेवा बाद में जोड़ी गई। कुछ सेवाएं केंद्रीय होती हैं, यानी इनकी भर्ती है वो भारत सरकार करती है। भर्ती कौन करती है? भारत सरकार की एक संस्था है, यानी स्वतंत्र संस्था है। ये करेगी, पूरे देश में कहीं भेजा जाएगा, जबकि ये केवल किसके लिए? भारत सरकार के लिए करेंगे। जैसे भारतीय विदेश सेवाएं, भारतीय विदेश सेवाएं, भारतीय डाक सेवाएं, इस तरह की है वो व्यवस्था है। तीसरी आती है प्रांतीय, यानी अलग अलग राज्यों में भी है वो अफसर लोग हैं, तो प्रांतीय सेवाएं। जैसे कि राजस्थान में है तो आरएएस होता है, मध्य प्रदेश में होए तो एमपीपीएस होता है,
उस तरह यूपीपीएससी करके एक संस्था उत्तर प्रदेश में वो करवाने का काम करें। तो ये अलग अलग है, वो राज्यों में भी अफसरों की भर्ती की जाती है। तो इस प्रकार आज का हमारा है वो चैप्टर यहाँ पर मोटे तौर से कंप्लीट हुआ कि आधुनिक कार्यपालिका सरकार की एक अत्यंत शक्तिशाली है, वो संस्था के रूप में काम करती है। सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली होती है। इससे कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण ही आवश्यक बढ़ जाता है और हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि भी है वो हमें ये दिखाने का काम कर रही है। कार्यपालिका को विधायिका नियमित रूप से नियंत्रण की देखरेख में काम करती है ताकि देश का शासन है वो अच्छे तरह से चलने का काम है वो करे। इस तरह से है वो हमारी कार्यपालिका का चैप्टर है वो मोटे तौर पर यहाँ पर है वो संपन्न हुआ। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर ले, प्ले लिस्ट में है वो सारी क्लासें आपको है वो मिल जाएगी और साथ ही साथ है वो ऑनलाइन स्कूल इंडिया के व्हाट्सअप नंबर को भी आप सेव कर लें ताकि आपको अपडेट मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।